नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। 14 अगस्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को इन हॉरर डे, पार्टीशन हॉरर डे के रूप में मनाने की घोषणा की और 15 अगस्त को वैसे ही लाल किले पर वो ध्वज फहराएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन 14 अगस्त का जो इतिहास है उसको जानने की मुझे लगता है आवश्यकता है, 15 अगस्त के जानने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों माउंटबेटन ने 15 अगस्त का ही दिन चुना। क्योंकि जब एटली ने ये निर्णय ले लिया था जून में पार्टीशन तय हो गया था कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा, एटली ने स्वीकार कर लिया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो डोमिनेंट बनेंगे। दिन भी निर्धारित कर लिया था कि 1948 की 30 जून को हिंदुस्तान से ब्रिटिश फौजें वापस चली जाएंगी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 जून 1948 से पहले ही 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया। 14 अगस्त की रात को 11 बजे कराची में पाकिस्तान की घोषणा हुई और उसी रात को मिडनाइट को भारत में घोषणा हुई इंडिपेंडेंस की। बात यहाँ पर आती है कि आखिर मिडनाइट में क्यों, मिडनाइट फ्रीडम ऐसी एक किताब भी माउंटबेटन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने 9 अगस्त को रेड क्लिफ में आपको बता दूं हमारे देश में बाउंड्री कमीशन बैठा था, जिसमें बैरिस्टर रेड क्लिफ को अपॉइंट किया गया था कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया जाए। भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन में रेड क्लिफ ने 9 अगस्त 1947 को अपनी रिपोर्ट लगाई और पार्टीशन क्लियर कर दिया। ऐसा माउंटबेटन का कहना था कि 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन 15 अगस्त की घोषणा के पीछे कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिस समय जापान के साथ युद्ध चल रहा था यूएस का, यानी कि जो संयुक्त फोर्सेस थी उनका युद्ध जापान के साथ चल रहा था, तो 15 अगस्त सन 1945 तारीख वही है। 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा ने घोषणा की सरेंडर करने की, और सरेंडर करने वाले, हालांकि उस पर फॉर्मल सिग्नेचर 2 सितंबर 1945 को हुआ, लेकिन आपको पता है कि उस समय कमांडर इन चीफ कौन था? साउथ ईस्ट एशिया कमांड, यानी कि जो संयुक्त कमांड थी उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और जो संयुक्त देश थे उनकी जो कमांड थी, उसके कमांडर इन चीफ के रूप में माउंटबेटन यहाँ पर बैठे हुए थे। माउंटबेटन एक नेवल अधिकारी थे और उस समय युद्ध के जो अभियान थे उनको देखा करते थे। तो वर्ल्ड वार में उनके पास जो कमांड थी वो साउथ ईस्ट एशिया कमांड के चीफ थे। साउथ ईस्ट एशिया कमांड के चीफ के नाते उस जो सरेंडर किया गया जापान के द्वारा वो माउंटबेटन के पास किया गया। तो माउंटबेटन का ऐसा मानना था कि हम जीते हैं और हमने ये युद्ध 15 अगस्त को जीता है, इसलिए 15 अगस्त का दिन ब्रिटेन के लिए शुभ है, भारत के लिए अशुभ है। जो गुलाम देश या अपोजिशन में देश थे उन सब के लिए ये अशुभ है। आपको ये भी पता ही होगा कि लगभग 15 देश अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं, बल्कि कुछ लोगों ने डेटा 21 देशों का दिया है, उनमें बहरीन जैसे देश भी शामिल हैं। तो फिर 15 अगस्त का दिन ब्रिटेन के लिए बड़ा अच्छा माना गया है, और ब्रिटेन के सामने जब जापान ने सरेंडर किया तो ये माना गया कि वर्ल्ड वार तभी खत्म हुआ और वर्ल्ड वार में ब्रिटेन विजेता के रूप में सामने आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दूसरी कुछ संभावनाएं हैं क्या? दूसरी संभावनाओं के रूप में जो बात कही गई वो ये है कि जिस समय पार्टीशन थ्योरी आई, पार्टीशन थ्योरी के लिए कहा तो ये गया कि पार्टीशन थ्योरी पूर्ण रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट में अडॉप्ट की गई, टू डोमिनियन थ्योरी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट हुई और इटली ने उसको स्वीकार किया। अब मैं बताऊं आपको, इटली ने स्वीकार किया जून 1947 को और माउंटबेटन भारत में 21 फरवरी 1947 को आ चुके थे। माउंटबेटन के आने के बाद माउंटबेटन का जो मुख्य उद्देश्य था वो चूंकि 1946 का जो भारत में हिंदू मुसलमान का दंगे थे वो हो ही चुके थे, तो माउंटबेटन यहाँ पर इसलिए और भेजे गए। माउंटबेटन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो एडमिना के साथ कभी नहीं सोए,
एडमिना उनकी पत्नी, लेकिन वो अपने देश के लिए सैक्रिफाइस करते हुए एडमिना से विवाह करने के उपरांत हिंदुस्तान आए थे। और एडमिना की मैं आपको खास बात बताऊं कि नेहरू और जिन्ना दोनों की ही गर्लफ्रेंड, कभी ये जब ब्रिटेन में रहा करते थे तो दोनों की ही गर्लफ्रेंड एडमिना थी। इसीलिए एडमिना के साथ आपको बहुत सारी तस्वीरें नेहरू और जिन्ना दोनों की मिल जाएंगी। तो एडमिना एक्चुअली यहाँ पर मेन थ्योरी बनकर आई थी। माउंटबेटन चूंकि कमांडर इन चीफ यहाँ के रह चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए माउंटबेटन को आना स्वाभाविक था। और एडमिना की शादी करवाकर भारत की दुर्दशा कैसे की जाए, इसके लिए एडमिना को भारत भेजा गया था, क्योंकि वो नेहरू और जिन्ना दोनों की ही दोस्त थी। और एडमिना ने वो जो गेम खेला, उसके तहत ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 हम पढ़ते हैं, जिसको कहा गया कि भारत की पार्टीशन थ्योरी अगर कहीं से आई तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से आई। मैं आपको बताऊं, माउंटबेटन की जो चिट्ठियां हैं, माउंटबेटन दो तरह की चिट्ठियां लिखता था। एक बीइंग गवर्नर जनरल लिखता था और एक बीइंग वॉइस रॉय लिखता था। तो गवर्नर जनरल की हैसियत से जब वो चिट्ठी लिख रहा, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, वॉइस रॉय के पास जो टेरिटरी थी पूरा हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ। ब्रिटिश इंडिया जिस पर गवर्नर जनरल रूल कर रहा था उसका पार्टीशन हुआ। तो जब उसका पार्टीशन हुआ तो बीइंग ए गवर्नर जनरल वो चिट्ठी लिखता है अपने प्राइम मिनिस्टर को, यानी कि उस समय बैठा एटली। उस प्राइम मिनिस्टर को वो लिखता है कि मैंने नेहरू को जो ड्राफ्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 का, वो ड्राफ्ट मैंने नेहरू को अपने पास बुलाकर पढ़ा दिया है। मैंने उसको अपनी कॉपी नहीं दी है और मैंने उसको पढ़ा दिया है, उसकी सहमति इस पर हो गई है और टू नेशन थ्योरी के लिए तैयार है नेहरू। इसलिए अब ये जो ड्राफ्ट हमने बनाया है इसको आप पास कर सकते हैं। फिर वो जो ड्राफ्ट यहाँ पर नेहरू को पढ़ाने के बाद जो तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट को ब्रिटेन भेजा गया और उसी ड्राफ्ट पर घोषणा हुई कि पार्टीशन होगा और हिंदुस्तान को आजाद किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजादी आखिर क्यों, कितने देशों को आजादी? ब्रिटेन का ऐसा कहते हैं कि वो ग्रेट ब्रिटेन था, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। यानी कि ब्रिटेन जिस समय शासन कर रहा था, किसी न किसी देश में जहां सूर्य उदय होता था वहां पर ब्रिटेन होता था। यानी कि ब्रिटेन के किसी न किसी देश में जहां पर उनका कब्जा था वहां पर सवेरा होता था, दिन होता था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, भारत में अगर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्या होगा कि पूरे इतने सारे 57 देशों की चर्चा करते हैं, वो 57 कंट्री जिसमें खाड़ी भी शामिल है, वो सब उनको आजाद करने पड़े। यहाँ तक कि श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, ये छोटे छोटे टापू हैं, ब्रिटेन को कभी नहीं हरा सकते। उनके अंदर के आंदोलन भी ब्रिटेन को कभी प्रभावित नहीं कर सकते। ये सब स्वतंत्र हुए, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब स्वतंत्र हुए। आखिर क्या हुआ था मैं आपको बताऊं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1942 में, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनने की बात हो गई थी। उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बन गया था। लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, इसी कारण से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो संसार के बड़े देश जैसे तेहरान डिक्लेरेशन आया, अटलांटिक डिक्लेरेशन आया, फिर बाद में फाइनली सैन फ्रांसिस्को हुआ। तो जिस समय वार्ता चल रही थी उस समय रशा में स्टालिन बैठे हुए थे। स्टालिन इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर आपको ये यूएनओ जो बना रहे हो इसको सफल बनाना है तो आपको याद रखना होगा कि यूएनओ तभी सफल हो सकता है जब इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, यानी कि उपनिवेशवाद खत्म होगा। क्योंकि उनका कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन आपने बनाया, वो भी फेल इसलिए हुआ था क्योंकि आप इंपीरियलिज्म खत्म नहीं कर पाए थे, आप उपनिवेशवाद को खत्म नहीं कर पाए थे। और उपनिवेशवाद अगर रहेगा तो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। और रशा सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक बड़ी शक्ति उभर कर आया था, तो रशा का स्टालिन एक बड़ा दबाव था। अमेरिका को बहुत मतलब नहीं था क्योंकि अमेरिका के कब्जा बहुत ज्यादा नहीं था, सारे कब्जे, अमेरिका का कब्जा किसी देश पर नहीं था। सारे कब्जे जो कुछ भी थे वो सब या तो फ्रांस के थे, स्पेन के थे, हॉलैंड के थे, या इटली के थे, या फिर ब्रिटेन के थे। इन देशों के कब्जे थे, यानी कि यूरोपियंस के कब्जे वर्ल्ड भर में हुआ करते थे। तो फिर जब स्टालिन इस बात पर अड़े तो ये फैसला हुआ कि नहीं, इंपीरियलिज्म को खत्म करना है, देर या सवेरे इंपीरियलिज्म को खत्म करना है। इस फैसले के तहत विश्व के जितने भी कंट्री गुलाम कंट्री थे उन सभी को स्वतंत्र करना था, अनिवार्य था, तभी यूएनओ चल सकता था और यूएनओ में सबको मेंबरशिप दिलवानी थी। इसलिए ब्रिटेन ने फैसला किया कि हम भाई अब सारे संसार को छोड़ेंगे और अब ब्रिटेन में
समाहित हो जाएंगे। हालांकि वो चाल पर चाल खेलते रहे, पहले भारत को वो एक कॉमनवेल्थ नेशन बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपको याद होगा गांधी जी उसके लिए नहीं माने, देश के और लीडर्स उसके लिए नहीं माने। दूसरा जो अ, दूसरा क्या था कि उस समय वो लगातार प्रयास करते रहे कि हम इस पर आपको ऑटोनॉमस बॉडी बना देंगे, उसके लिए भी हमारा देश तैयार नहीं हुआ। तो फाइनल ये हुआ कि नहीं, भारत को डोमिनेंट बनाएंगे। आपको बता दूं, डोमिनेंट बनाने की बात उन्होंने सोची थी। डोमिनेंट का मतलब हो गया कि ब्रिटेन ऊपर बैठेगा और भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनेंट उनके डोमिनेंट बनेंगे। हालांकि वो बाद में यूएनओ की पॉलिसीज के तहत जितने भी डोमिनियन संसार के बने थे वो सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, और यूएन चार्टर के अनुसार जो भी उसका मेंबर है वो एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसके ऊपर कोई भी ऊपर अधिष्ठाता नहीं है। ये आज की पोजीशन है। तो अब बात यहां पर आती है कि आखिर नेहरू को ही सत्ता क्यों ट्रांसफर हुई? भाई, माउंटबेटन, हालांकि मैं कह रहा हूं कि माउंटबेटन की पत्नी एडमिना आई थी, और एडमिना के लिए तो पाकिस्तान का जो गठन कर रहे थे जिन्ना और नेहरू दोनों ही उसके बॉयफ्रेंड थे। तो आखिर देश की पॉलिटिक्स गांधी के हाथ में थी, तो फिर नेहरू को ट्रांसफर क्यों? क्या गांधी जी नेहरू को ट्रांसफर करना चाहते हैं? हमने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, उस डॉक्यूमेंट में माउंटबेटन ने नेहरू के साथ एक वार्ता की चर्चा की। माउंटबेटन कहते हैं कि नेहरू मेरे पास आए, आंसुओं से रोए, क्योंकि कांग्रेस ने फैसला कर लिया था कि वो सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इंतरिम प्रधानमंत्री उस समय बना था, पटेल को बनाना चाहते थे, और कांग्रेस ने चूंकि ये फैसला कर लिया था, तो नेहरू मेरे पास आए और रोए, और उन्होंने कहा आंसुओं से रोए, ऐसा उसने कहा है कि आंसुओं से रोए। और नेहरू ने ये कहा कि मेरा कैरियर तो अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, मेरा कैरियर खत्म हो चुका है। मैंने उनसे पूछा, यानी कि माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि तुम्हारा कैरियर से मेरा क्या ताल्लुक, क्योंकि सत्ता तो कांग्रेस को ट्रांसफर होनी है, और कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। तो नेहरू ने मुझे एक ऑफर दिया और कहा आपकी शर्त तो यही है कि आप कांग्रेस को सत्ता ट्रांसफर करें, और मैं अगर कांग्रेस ही तोड़ दूं, तो कांग्रेस नेहरू बना दूं, तो फिर आप क्या सत्ता नेहरू को, कांग्रेस नेहरू को ट्रांसफर करेंगे? ये बात ये बात माउंटबेटन ने अपने प्रधानमंत्री को लिखी और कहा कि मुझे ये सजेशन अच्छा लगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई, गांधी जी के ऊपर क्या दबाव आया कि गांधी ने भी नेहरू का सपोर्ट कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि उस समय नेहरू, गांधी का सपोर्ट इसलिए और रहा होगा कि जब कांग्रेस टूट जाएगी और कांग्रेस को सत्ता ट्रांसफर करेंगे माउंटबेटन, और नेहरू को सत्ता ट्रांसफर कर दी, और उधर पटेल और जो जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं वो सब गांधी वाले अलग हो गए, सत्ता से अलग हो जाएंगे, तो देश का बंटाढार बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उस समय गांधी ने यह फैसला किया कि सत्ता नेहरू को ट्रांसफर कर देनी चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर पटेल को बना देना चाहिए। नेहरू को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि नेहरू को सिर्फ प्रधानमंत्री की सीट चाहिए थी, और जिन्ना को भी राष्ट्रपति बनना था। हालांकि 1948 में माउंटबेटन जा चुके थे और सी गोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बन चुके थे। तो फिर ये संविधान सभा बैठी हुई थी, संविधान सभा सब निर्णय ले रही थी। लेकिन पाकिस्तान का जो गठन हुआ वो उसके पीछे की भी एक कहानी है, मैंने बहुत बार कहा, और यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ लगातार तब से चल रहा है। जिन्ना ने भी माउंटबेटन से कहा कि तुमने मुसलमानों से सत्ता ली थी, सत्ता मुसलमानों को वापस करो, यानी कि जिससे तुमने सत्ता ली थी उसको सत्ता वापस करना चाहिए, यानी कि सत्ता कांग्रेस की बजाय मुस्लिम लीग को ट्रांसफर करना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना भी अपने आप में एक बड़ा काम था, क्योंकि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया, उस समय उसका नाम बंगाल बंगभंग कहा गया, बंगाल का विभाजन किया, तो देश में उस समय तिलक के नेतृत्व में आंदोलन हो गया, और आंदोलन में स्वदेशी चल गया और अंग्रेजी का बहिष्कार हो गया। नतीजा निकला कि जब बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, तो उस आंदोलन में सरेंडर करना पड़ा अंग्रेजों को। उन्होंने पार्टीशन वापस ले लिया, लेकिन अंग्रेज शांति से बैठने वाला नहीं था। उसने क्या किया कि अभी तो उसने पार्टीशन केवल बंगाल का किया था, और उस बंगाल का जो पार्टीशन किया था उसमें म्यांमार तक लेकर गए थे, यानी कि उस समय का वर्मा तक लेकर गए थे। अब अगर पार्टीशन हो ही रहा था, पार्टीशन रुक ही गया था, तो उसने ढाका से, मतलब उस समय जो
बंगाल बनने जा रहा था, ईस्ट बंगाल बनने जा रहा था, ढाका से आगा खां को बुलाया। मुसलमान, ये जो आज का पाकिस्तान है, इस क्षेत्र में मुसलमान कभी होता नहीं था, बहुत माइनॉरिटी में था। मुसलमान का ओरिजिनल गढ़ अगर कहीं था तो वो ढाका और आज का बंगाल, आज का बांग्लादेश है, वहां पर हुआ करता था। लेकिन वहां से आगा खां को बुलाया गया और आगा खां को बुलाकर यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। और इसी बीच में सैयद अहमद खां को बुलाकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा भी 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी गई, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर दी गई। यानी कि मुसलमान टोटल हिंदुस्तान से काट दिया जाए। स्वभाव अंग्रेज पहले से जानता था कि इस्लाम के नाम से मुसलमान कुछ भी करेगा, लेकिन इस्लाम के नाम से किसी डेमोक्रेसी, किसी स्वतंत्रता और किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। परिणाम भी वैसा ही निकला कि इस्लाम के नाम से, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से मुसलमान कट गया फिर से कांग्रेस से। और जब कांग्रेस से मुसलमान कट गया तो जिन्ना उसमें शामिल हो गए और जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग बाद में कर दी। पहले तो उन्होंने यही कहा था कि सत्ता हमको ट्रांसफर करो, लेकिन माउंटबेटन के लिए संभव नहीं था क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी थी। इसलिए माउंटबेटन को उसने ऑफर दिया कि हमको भूमि का एक टुकड़ा दे दो जहां से मैं हिंदुस्तान को फतेह कर लूंगा, यानी कि हिंदुस्तान पर फिर से मुगलिय शासन स्थापित कर लूंगा, मुझे स्टेट चाहिए। नतीजा ये निकला कि इटली ने उसकी ये मान ली और इधर एडमिना का रिकमेंडेशन थी, तब पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और हिंदुस्तान ने गलती ये करी कि जब नेहरू सामने आ चुके थे तो नेहरू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और को मिले, यानी कि वो पटेल को भी प्राइम मिनिस्टरशिप देने को तैयार नहीं थी, तो जिन्ना को कैसे दे देंगे। यानी कि जिन्ना और नेहरू की रिफ्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और नतीजा निकला कि पाकिस्तान की डिमांड हो गई और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आ गया 14 अगस्त की रात को 11 बजे। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने संविधान बनाना शुरू किया और संविधान बनाकर तैयार किया और हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिस दिन को माउंटबेटन ये मानता था कि उसके लिए, ब्रिटेन के लिए शुभ और गुलाम देशों के लिए अशुभ है, क्योंकि जापान को सरेंडर करवाया गया था। बात यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन हमें तो स्वतंत्रता मिली, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो माउंटबेटन ने गेम खेला हो, चाहे वो गांधी ने गेम खेला हो, चाहे वो गेम नेहरू या किसी और ने खेला हो, या जिन्ना भी गेम खेल रहे हों, लेकिन हमें तो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। 75वीं सालगिरह हमारे स्वतंत्रता की इस वर्ष है, इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से मनाया जाना चाहिए। लेकिन इतिहास को याद भी रखना चाहिए कि आखिर इतिहास में क्या हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है, उस कन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या था। नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मोदी जी का ऐसा जो मानना कि ये हॉरर डे के रूप में मनाया जाना चाहिए, और उसका कारण ये है क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है आज का, वो एक्चुअली मुस्लिम क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहां पर मुसलमान गए और वो हिंदू क्षेत्र था, वहां से हिंदू आए। आखिर पाकिस्तान का क्षेत्र अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं था तो फिर पाकिस्तान को वो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का है वो और वेस्ट पाकिस्तान क्यों दिया गया था। जिन्ना का ऐसा मानना था कि अगर पाकिस्तान ये क्षेत्र हमको मिल जाता तो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इधर से हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी और मुस्लिम देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी अगर बन गई तो फिर हम उधर से सपोर्ट लेते हुए हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। लेकिन अगर वो ईस्ट पाकिस्तान जो ओरिजिनल उस समय पाकिस्तान था वहां पर बैठेगा तो वो लैंड लॉक्ड है और बंगाल की खाड़ी से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं आ सकता, और उस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य देश भी नहीं है। उस क्षेत्र में तो या तो हिंदू देश हैं या फिर ये बौद्ध क्षेत्र है। इसलिए अगर सपोर्ट उसको लेना, अगर हिंदुस्तान को फतेह करना है तो ये क्षेत्र होना उसके लिए अति आवश्यक है। हालांकि पख्तूनख्वा के क्षेत्र में मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन सिंध की बात करें, हम बाकी के क्षेत्र की बात करें जो उनका मेनलैंड है, वहां पर कहीं पर भी मुसलमान मेजोरिटी में नहीं था। यही कारण था कि उसने ईस्ट पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को प्रमुखता से चुना और राजधानी भी उसने वहीं बनाई जाके। ईस्ट पाकिस्तान को उसने बहुत वैल्यू नहीं दी, जबकि ओरिजिनल मुसलमान जो हिंदुस्तान का बना था वो ईस्ट पाकिस्तान में था, ना कि वेस्ट पाकिस्तान में। लेकिन जिन्ना ने अपनी राजधानी वेस्ट पाकिस्तान बनाई थी ताकि वो ईरान और इराक से संपर्क कर सके और उनके संपर्क से हिंदुस्तान को पुनः फतेह कर सके। ये उसका ओरिजिनल प्लान था। पर आज भी
वो तब से लेकर अब तक इसलिए लड़ रहा है कि 47 में उसने अनायास ही जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि उसका प्लान ही था कि हम हिंदुस्तान को फतेह करेंगे। तो 1947 में जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सरकारें कुछ ढुलमुल तरीके से चल रही हैं और नेहरू बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, माउंटबेटन भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा या तो स्वतंत्र हो जाए और या फिर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाए। वो स्वतंत्रता के चक्कर में थे। जम्मू कश्मीर के महाराजा उस समय स्वतंत्रता को नकार रहे थे और वो हिंदुस्तान के साथ विलय करने को, वो अधिमिलन करने को आतुर थे। इसलिए माउंटबेटन को वो बार बार रिजेक्ट कर रहे थे। तो जिन्ना को समझ में आया कि जब नेहरू उधर से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और माउंटबेटन ये चाहते ही हैं कि जम्मू कश्मीर एक बफर स्टेट बन जाए, तो क्यों ना हम उधर से हमला कर दें। और जनरल ब्राउन, मेजर ब्राउन, जो कि घनसार सिंह को सत्ता ट्रांसफर करके गिलगिट बाल्टिस्तान जो अंग्रेजों के पास लीज पर था, उससे वो पाकिस्तान चला गया था, वहां से उसने कमांड करनी शुरू कर दी थी। और परिणाम ये निकला कि जिन्ना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर, जितना 2.25 लाख किलोमीटर का कश्मीर था, उसमें से 1,01,000 किलोमीटर हमारे पास बचा। 1,24,000 स्क्वायर किलोमीटर या तो पाकिस्तान के कब्जे में है या चीन के कब्जे में है। वो चाहे थ्रू पाकिस्तान गया हो या फिर चीन ने सीधा कब्जा किया हो। और जिन्होंने 47 का युद्ध कर दिया। 47 के युद्ध के बाद जब 62 का युद्ध हमारा चाइना के साथ हुआ और हम एक बड़ी टेरिटरी हार चुके थे जम्मू कश्मीर की, तो फिर नेहरू की मृत्यु के बाद यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री बैठ गए। कद के थोड़े छोटे थे, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि जो जिन्ना का सपना है वो अब पूरा किया जा सकता है, इसलिए उसने हमला कर दिया। 65 का युद्ध वो हार गए और वो जो टेरिटरी हमने जीती थी वो भी हमने वापस कर दी। ताशकंद का समझौता हुआ। 71 में उनके इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो गए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, और युद्ध उसने कश्मीर पर कर दिया। उसको लगा कि ये जो हिंदुस्तान है वो इसका मुख्य कारण है, ऐसा ना हो हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान की मदद कर दे, मुजीबुर रहमान की मदद कर दे और नतीजा निकले कि वो टूट जाए। इसलिए उसने हिंदुस्तान पर दबाव बनाने के लिए कश्मीर पर हमला कर दिया। 71 का युद्ध भी वो हारे। बदकिस्मती हमारी है कि इंदिरा गांधी नेगोशिएशन नहीं कर पाई। 93,000 सैनिकों के सरेंडर करने के बावजूद गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद का हिस्सा इंदिरा गांधी उस नेगोशिएशन में भारत में नहीं ले पाई, अपना ही हिस्सा वापस नहीं ले पाई। जबकि पाकिस्तान तो उस समय रोग आके नहीं, चिल्ला के आपको हिस्सा वापस देता। उनके 93,000, जिस समय उनके पास केवल 3 लाख टोटल सेना होती थी, उसमें से 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ये 71 का युद्ध हुआ। उसको समझ में आ चुका था इन 3 युद्धों के बाद, 47 का, 65 का और 71 का, कि भारत के साथ परोक्ष सीधा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी भी थोड़ी कम थी, लेकिन 71 के बाद वो अच्छी खासी हो चुकी थी। इसलिए उसने 89 में जम्मू कश्मीर को भड़काना शुरू किया। परिणाम ये निकला कि उसने फिर कारगिल में बढ़ना शुरू कर दिया। हमने कारगिल का युद्ध लड़ा और कारगिल का युद्ध लड़के वो हिस्सा वापस लिया, तो अपरोक्ष युद्ध में भी वो परास्त हो गए। फिर उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया और हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करना और हिंदुस्तान को फोड़ना, ये उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई। बर्बाद होते जा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान, चूंकि जिन्ना का ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम बनाएगा और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद लाएगा और हिंदुस्तान में वो मुगल शासन स्थापित करेगा, इसलिए अब उसने भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। विभिन्न प्रकार के यहाँ कौंसिल करने शुरू कर दिए, विभिन्न प्रकार के जलसे करने शुरू कर दिए और मुसलमानों को इस्लाम याद दिलाया। नतीजा निकला कि भारत के कुछ मुसलमान उनके संपर्क में आ गए और ज्यादा से ज्यादा जिहादी होते चले गए। फिर उसने बम्बई बम ब्लास्ट की बात करें या हम और बातें जितनी भी करें, वो सब होता चला गया। इसके बाद उसने जब सीएए का प्रोटेस्ट हमारे यहाँ हुआ, तो सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान उसने पॉलिसी बनाई थी कि भारत के में इंटरनल डिस्टर्बेंस करेंगे। ये आपने उनके विजन डॉक्यूमेंट में पढ़ा भी होगा, जो उनकी पार्लियामेंट में पास हुआ था, और उन्होंने जो समय तय किया था कि हिंदुस्तान के अंदर वो डिस्टर्बेंस करेंगे, उसी समय पर हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस होना भी शुरू हुआ था। लेकिन सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान भी भारत में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने पहले तो एक्शन लिया, फिर यूएपीए लगाया और बहुत कुछ सप्रेस कर दिया। पाकिस्तान उसमें भी सफल नहीं हो पाया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान वहां से अटैकेब हो, इससे अच्छा यह है कि हम अटैकेब होते हुए पाकिस्तान को धीरे धीरे करके समाप्त करें। उन्होंने वर्ल्ड टूर करना शुरू किया। पाकिस्तान को मिल रही रसद, पाकिस्तान को मिल रही मदद और पाकिस्तान के जितने सपोर्टर संसार भर में थे मुस्लिम कंट्री सहित, उन सबको पाकिस्तान से डिटैच कर दिया, पाकिस्तान से अलग कर दिया। नतीजा निकला कि एफएटीएफ भी पाकिस्तान को 2 रुपए देने को तैयार नहीं है।
अब पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो चुका है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जो स्थिति चल रही है उसमें भी पाकिस्तान से कोई वार्ता भी करने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अपनी उसी ओरिजिनल पॉलिसी पर है कि वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा। इसलिए वो अब तालिबानियों का वहाँ सपोर्ट करके ये चाहता है कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान की टेरिटरी में आईएसआईएस और तालिबान यहाँ एंट्री मार जाए, मुजाहिदीन यहाँ पर एंट्री मार जाए और हिंदुस्तान पर वो ख्वाब अपना देख ले कि हिंदुस्तान को किसी तरह से वो फतेह कर ले। हालांकि वैसा संभव नहीं है। आज वो अपना इंडिपेंडेंस डे बना जरूर रहे हैं, लेकिन किन आंसुओं के, खून के आंसुओं के साथ मना रहे हैं ये जग जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं। और इधर दूसरी तरफ माउंटबेटन कैसा भी सोचते हो, लेकिन फिर भी 15 अगस्त भारत की दृष्टि से एक महान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम ट्रिलियन डॉलर्स की $5 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में हमारी ध्वनि पताका फैल रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी कंट्रोल होता दिख ही रहा है। धीरे धीरे करके हम हिंदुस्तान में एक प्रकार के कानून, एक प्रकार की भूमि व्यवस्था, एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था, जैसे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था उसमें की गई है। इसके साथ साथ ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को टारगेट बनाया है, धीरे धीरे करके उसको तोड़ना शुरू किया है। ये वन नेशन वन थ्योरी, वन नेशन वन मेडिकल सिस्टम, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन टाइप ऑफ एक ही प्रकार की व्यवस्थाएं, एक ही एजुकेशन पॉलिसी, इन सभी पर लगातार हिंदुस्तान में काम हो ही रहा है। वो अलग बात है कि हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को एकदम भंग नहीं किया जा सकता। अगर एकदम भंग करेंगे तो कोर्ट्स के अंदर इतनी सारी पिटीशंस आ जाएंगी, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हम उस पर स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं और हिंदुस्तान को अक्षुण्णता की तरफ ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 14 अगस्त का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है अब उनके मस्तिष्क में जो चल रहा है वो ये है कि अब पाकिस्तान पुनः हिंदुस्तान में विलय हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्थिति में पहुंच चुका है वो अब सरवाइव करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को हॉरिबल डे बनाया और ये कहा कि ये भयावह स्थिति थी, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। बहुत हजारों लोगों, लाखों लोगों को डिस्प्लेस किया गया, हजारों लोग उसमें प्रोसिक्यूट हुए, हजारों लोगों की उसमें मृत्यु हुई, हजारों लोगों के ह्यूमन राइट्स गए। ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब है उनके मस्तिष्क में बिल्कुल साफ है, पहले गिलगिट बाल्टिस्तान और फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बने, उसके लिए जो भी वो चला जा सकता है वो कार्य कर रहे हैं। एक देश में अंदर और देश के बाहर भी भारत की सरकार स्टेप लेती ही जा रही है। इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। उसकी स्वतंत्रता दिवस सही से मनाइए और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका योगदान जो चाहिए वो आप करेंगे ही।